नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। मैं स्टेशन सुपरिटेंडेंट हूं वेस्टर्न रेलवे में। साथियों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, एक मेरा दूसरा भी चैनल है स्मार्ट रेलवे मास्टर। दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसे पूरा देखिए ताकि आप अपनी प्रमोशन पा सके, अपनी नौकरी पा सके और अपने जानकारी को भी काफ़ी इंप्रूव कर सकें। साथियों, यहाँ पर एक से बढ़कर एक वीडियो अपलोड किए जाते हैं जिसे देखकर आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। साथियों, चलिए, एक बेहतरीन वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में भी एक वीडियो अपलोड किया गया था पहले, लेकिन डिटेल्स में यहाँ पर इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, इस फॉर्म को कैसे भरेंगे आप इस वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो सकेगी और आप निश्चित रूप से यहाँ से सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलिए, इसके बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए, वैकेंसी निकली हुई है यूपीएससी से निकली हुई है। स्पेशल एडवर्टीजमेंट नंबर है 52/2026। यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से वैकेंसी निकली हुई है। देखिए, इनवाइट्स द ऑनलाइन एप्लीकेशन, रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म यहाँ भरा जाना है फॉर द रिक्रूटमेंट बाय द सिलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट यूजिंग द कमीशन वेबसाइट। इसका वेबसाइट दिया हुआ है, अपना यूपीएससी का वेबसाइट है https:/upsconline.nic.in/ORA/। तो यहाँ पर देखिए, वैकेंसी का डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। आप बने रहे वीडियो में, देखते हैं आगे। यहाँ पर ये देखिए, वैकेंसी का नंबर है। वैकेंसी का नंबर ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा इसको। इससे क्या है, रिजल्ट देखने में आपको काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि यूपीएससी द्वारा कई वैकेंसियाँ निकलती है। हालांकि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर दिया है, फिर भी वैकेंसी अगर आपके पास आए तो आप इजीली इसका रिजल्ट देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए, 80 पोस्ट के लिए 80 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। हिंदी में कहा जाए तो सहायक भविष्य निधि आयुक्त की यहाँ पर अपॉइंटमेंट होने वाली है। इसका अंग्रेजी में नाम है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। काफ़ी बेहतरीन पोस्ट है ये। इसको आईएएस के टक्कर के बराबर पोस्ट माना जाता है। ये कभी कभी वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो इस अवसर को आप मत चुकिएगा। इस फॉर्म को जरूर भरिए। कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूटी कंप्यूटर वगैरह का नहीं मांगा जाता है। यहाँ पर केवल ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, चुकिएगा नहीं। फी भी बहुत कम यहाँ पर लगती है भरने में। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होने वाला है। पोस्ट का नाम है। अपॉइंटमेंट कहाँ होगी आपकी? अपॉइंटमेंट होगी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कितनी अच्छी मिनिस्ट्री और कितने अच्छे संस्थान में आपकी यहाँ पर नियुक्ति होने वाली है, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में हम देख लेते हैं। रिजर्वेशन के बारे में दिया है, ये मतलब कितने सीट का ब्रेकअप यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, अदर के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 29 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पद है, ओबीसी के लिए 18 पद है, शेड्यूल कास्ट के लिए 15 पद है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 10 पद है, दिव्यांगजन के लिए 3 पद है, यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 पद है। यहाँ पर देखिए, आउट ऑफ 80 वैकेंसी, 80 वैकेंसी में से 3 पद जो है रिजर्व फॉर बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए है, अर्थात जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 3 पद यहाँ पर रिजर्व किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखिए, डिटेल्स ऑफ पीडब्ल्यू दिव्यांगजन के लिए, जो दिव्यांगजन हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए कितने सीट है, कौन सा सीट है। यहाँ पर आप अगर हैं ऐसा तो आप देखकर स्टडी कर सकते हैं। इस टेबल को देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर कोई दिव्यांगजन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो उन्हें इनको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर देख नहीं पाते हैं तो किसी से पढ़वा कर इस वीडियो के बारे में आप जानकारी कर सकते हैं, सुन सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, कमेंट करके हमें भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो ये टेबल है, टेबल के बारे में आप देख सकते हैं अगर कोई दिव्यांगजन है तो। यहाँ पर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट और है हमारे लिए वो देखते हैं। यहाँ पर पे स्केल देखिए, 7th पे कमीशन के अनुसार ये पे स्केल है। पे में यहाँ पर लेवल 10 के अनुसार यहाँ पर वैकेंसी होने, काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी, काफ़ी बेहतरीन सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। 3 लाख से कम नहीं सैलरी मिलेगा यहाँ पर, मैं मानता हूँ। यहाँ पर ये 7th पे कमीशन का है। अगर आपकी नौकरी जल्दी लग जाती है तो 8 पे कमीशन आने वाला है। आपके दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे, आपको काफ़ी वेतन मिलने वाला है, क्योंकि 8 पे कमीशन में आपके सैलरी काफ़ी बढ़ जाएंगे। 4 लाख से कम नहीं यहाँ पर मंथ यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस वैकेंसी को जरूर भरिएगा। जब 8 पे कमीशन आएगा तो लगभग 4 लाख पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। 7th पे कमीशन भी है तो यहाँ पर 2-2.5 लाख से कम नहीं सैलरी यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। एज लिमिट देखते हैं, यहाँ पर एज लिमिट क्या रहेगी, 35 साल रहेगी।
मैक्सिमम आयु अदर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35 साल मैक्सिमम आयु है, जबकि 38 साल है ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, समझिए एक तरह से, और 40 साल है शेड्यूल टाइप के लिए। तो इस अवसर को मत चुकिएगा, सभी से फॉर्म को भरवा दीजिए, फैला दीजिए इस वीडियो को, वायरल कर दीजिए इस वीडियो को, सभी ग्रुप में भर दीजिए। ऐसा वैकेंसी फिर कभी नहीं आएगा, बहुत 2 4 5 साल पर आता है, कभी कभी आता है वैकेंसी, तो इसको ज़रूर भरवाना है, सभी से भरवाना है। जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं उनसे ज़रूर भरवाइए, आपके रिलेशन में, आपके जान पहचान में जो भी बच्चे हैं उनके पास इस वीडियो को भेज दीजिए, ताकि वो इस फॉर्म को भरकर इतनी बेहतरीन नौकरी पा सकें जो आईएएस के टक्कर का होता है, आईएएस के बराबर होता है। अभी आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की नियुक्ति होगी, बाद में अब 2 साल में 3 साल में आप प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाएंगे। आप समझिए कमिश्नरी शब्द कितना बड़ा है, आप समझ सकते हैं। कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, तो आप समझ ही पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर द एज फॉर फर्दर रिलैक्सेबल फॉर 10 ईयर्स, किसके लिए? दिव्यांगजन के लिए, उनके लिए 10 साल का एज का रिलैक्सेशन है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ 50 ईयर्स, 56 ईयर से अधिक नहीं होगा किसी भी कंडीशन में एज। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है? डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। आपके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री, यहाँ पर कोई कंप्यूटर की डिग्री नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री है, किसी भी सब्जेक्ट से किया आपने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, अपने मनोविज्ञान, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया, कंप्यूटर से किया है, मेडिकल से किया है, इंजीनियरिंग से किया है आपने, किसी भी सब्जेक्ट से आपने, संस्कृत से भी किया है आपने स्नातक डिग्री, उर्दू से किया है, अरबी से किया है आपने स्नातक डिग्री, इसके बराबर जो वहाँ पर स्नातक डिग्री होता है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आपको कोई झंझट नहीं है, किसी तरह का आपको ग्रेजुएशन किया है किसी सब्जेक्ट से, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। कोई झमेला नहीं, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आप समझ पा रहे होंगे कितनी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर डिजायरेबल दिया गया है, अगर ये आपके पास है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर डिप्लोमा इन कंपनी लॉ में होना चाहिए या लेबर लॉ में होना चाहिए, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। आपने एलएलबी किया है तो आपके साथ सब्जेक्ट एक रहता है कंपनी लॉ, आपने उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जा सकता है। आपने डिप्लोमा किया है कंपनी लॉ में, लेबर लॉ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए नोट 1 में क्या लिखा है? द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ये देखिए एज जो क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन का पावर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास है, लेकिन वो राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड करेगा। राइटिंग में रिकॉर्ड क्यों भाई इनको एज क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है? ठीक है। दूसरा नोट में क्या लिखा है? द क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस इज आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपके क्वालिफिकेशन में जो है वह क्या रिलैक्सेबल हो सकता है। ये डिस्क्रिप्शन, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के डिस्क्रिप्शन पर निर्णय पर डिपेंड करता है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। फॉर द रीजन ऑफ रिकॉर्डेड इन राइटिंग, राइटिंग में भी रीजन रिकॉर्ड किया जाए। इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल टाइप, इफ एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम दीज कम्युनिटीज possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post of the reserved category। ठीक है, ये नोट भी दिया है, अब नोट के 1-2 बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। ड्यूटीज के बारे में दिया है, ड्यूटी आपको क्या करना होगा। आपकी नियुक्ति होगी तो ड्यूटी क्या करेंगे, आप क्या करने वाले हैं यहाँ पर? ड्यूटी ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इंटर लिया आर लुक आफ्टर, क्या करना है? देखभाल करना है। वर्क ऑफ इन्फोर्समेंट का आप काम करेंगे। रिकवरी का कार्य करेंगे, किस में? प्रोविडेंट फंड में। अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कैश का, लीगल का, पेंशन का, कंप्यूटर and computer which include the statutory and administrative function like conducting inquiry, settlement of claims, general administration, maintenance of the cash book, reconciliation of the bank statement, MIS return। ये इतने काम आपको करने पड़ेंगे। इतने काम की देखभाल करना नहीं पड़ेगा, देखभाल करने पड़ेंगे। काम दूसरा भी कर सकता है, आपका लुक आफ्टर करेंगे। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, उनकी
देखते रहना कि हाँ काम अच्छी से हो रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर करने वाले हैं। कोई आपको कंप्यूटर चलाकर वर्क नहीं करना है काउंटर जैसे यहाँ पर आपको, क्यों आप कमिश्नर बन रहे हैं, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर बन रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन पोस्ट है, जाने मत दीजिए यहाँ से, मौका मत चुकने दीजिए, बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर अदर डिटेल्स में क्या है, दी पोस्ट इज परमानेंट, ये अस्थाई पद है, एक बार नौकरी कर गई अब स्वर्ग में चले गए, इतनी अच्छी बेहतरीन पोस्ट है। मैंने तो इसको 2004 के पहले, शायद 2004 के पहले इसको दिया था मैंने। थोड़ा सा इसका क्वेश्चन हार्ड जरूर रहता है, इंग्लिश अच्छी हार्ड रहती है और मैथमेटिक्स हार्ड रहता है, जीएस रहता है, रीजनिंग रहता है। तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी इस पोस्ट को पाने के लिए। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं आपको सिलेबस अच्छी से बता दूंगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे इसको तैयारी करनी है। क्योंकि सफलता आपको लेना ही है यहाँ से। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप यहाँ से सफलता लेकर जाइए, मेरा ये कहना है। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कोई नई इस तरह का वीडियो बनाएगा, अच्छी वीडियो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए इस पर, ताकि आपका मैं भी आगे बढ़ सकूं। और आपकी तो सहायता मैं करूंगा ही, आपके सफलता के द्वार तक मैं पहुंचाऊंगा जरूर। आप बने रहिए मेरे वीडियो में। देखिए ये पोस्ट परमानेंट है, आगे बढ़कर देखते हैं। ये देखिए सेंट्रल ग्रुप ए पोस्ट है, क्लास 1 का पोस्ट है। इससे बड़ी बढ़िया पोस्ट क्या होता है, आईएएस का भी क्लास 1 का है, आईएफएस का है, आईपीएस का भी पोस्ट है। 24 पोस्ट वहाँ पर हैं। जब यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो 24 पोस्ट है। यहाँ पर ये भी ग्रुप ए का पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए जो है, यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट का नेचर कैसा है। इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एट करस्पॉन्डिंग पे लेवल, उसी लेवल के साथ 10वें लेवल के जो पे लेवल के गजेटेड अफसर हैं, क्लास 1 अफसर हैं, उसी के बराबर यह पोस्ट है। कितना वैल्यूएबल पोस्ट है। मैं तो अफसोस हो रहा है कि हम लोग की एज चली गई है, नहीं तो फिर से इस फॉर्म को भरते। काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी है, काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी है, बार बार बोल रहा हूँ। आप इस फॉर्म को जरूर भरवाइए, सभी से भरवाइए जिसके पास ग्रेजुएशन है, चूकने मत दीजिए। प्रोबेशन पीरियड यहाँ देखते हैं 1 साल का रहता है। आपका कार्यभार देखा जाता है, कैसे आप काम कर रहे हैं, इसलिए प्रोबेशन पीरियड 1 साल ही रहता है। हेडक्वार्टर्स में कहाँ रहेगा इसका, आपका नई दिल्ली में पोस्टिंग होने वाली है। कहाँ पोस्टिंग वाली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। बेहतरीन जगह, आपको सिटी में रहना होगा। आपको एचआरए अच्छा मिलेगा, यहाँ पर सिटी में रहेंगे, क्लास 1 सिटी में आप रहेंगे तो आपको अलाउंसेज भी, हाउस रेंट अलाउंसेज भी काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। टीपीटी एक मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, वो भी क्लास 1 सिटी के लिए काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। दी पोस्ट कैरी ऑल इंडिया लेबिलिटी एंड ऑफिसर्स हैव टू सर्व एनी पार्ट ऑफ द, फिर भी इसकी ऑफिसेज भारत के विभिन्न राज्यों में है, वहाँ पर भी जरूरत पड़ी तो आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। पर आपको देखिए एनी अदर कंडीशन, और भी कंडीशन देख लीजिए। ईपीएफओ इज ए स्टेचुटरी बॉडी, एक संवैधानिक बॉडी है, मतलब एक स्टेचुटरी बॉडी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक ये बॉडी है, स्वायत्त बॉडी का ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसमें आपकी यहाँ पर ही आपकी कमिश्नर के रूप में, असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में पोस्टिंग होने वाली है। रिगार्डिंग द लीव, सैलरी एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन रिस्पेक्ट टू द परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटमेंट एज एपीएफसी एक्सटेंट डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन शैल बी फॉलोड। एनपीएस जो है यहाँ पर भी लागू है भाई। देखिए न्यू पेंशन स्कीम यहाँ पर भी लागू, 1 जनवरी 2004 से यहाँ पर भी न्यू पेंशन स्कीम लागू है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आपको पेंशन, कंट्रीब्यूटिव पेंशन मिलने वाला है, ओल्ड पेंशन यहाँ नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखिए, यहाँ पर कंट्रीब्यूटिव पेंशन आपको मिलेगा। जो न्यू पेंशन स्कीम है वह से यहाँ पर आपकी यहाँ पर पेंशन मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म द ऑनलाइन हैज 4 कार्ड्स मॉड्यूल्स 3 ऑफ द नेमली अकाउंट क्रिएशन, पहली बार आपको अकाउंट क्रिएट करना है फॉर्म भरने समय, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर डिटेल्स जो है 4 स्टेज में आपको भरना रहेगा। उसके बाद आपको मिलेगा 4th मॉड्यूल में आपको कार्ड रहेगा। मॉड्यूल इज पोस्ट वैकेंसी स्पेसिफिक एंड कैन बी फिल ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ पीरियड ऑफ नोटिफिकेशन एंड वैकेंसी। यहाँ पर दिया जी आप चार यहाँ तरह 4 मतलब स्टेज में फॉर्म भरना है। 4 तरह के फॉर्म आपको यहाँ पर भरने को मिलेंगे। ठीक है, पहला रहेगा अकाउंट क्रिएशन आपका करना रहेगा, दूसरे में रहेगा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, तीसरे में कॉमन एप्लीकेशन, और 4th में है कार्ड या मॉड्यूल
के भरना वहाँ पर रहेगा। तो इसके वेबसाइट पर आप जाकर भर सकते हैं https://upsconline.nic.in/ORA/। तो इस पर भी जाकर आप भर सकते हैं। एक यूपीएससी का भी साइट है, वहाँ पर से भी जाकर भर सकते हैं। तो ये दिया रहा है विशेष तौर से, तो यहाँ पर आप जाकर भर दीजिए। कैंडिडेट को पहले क्या करेगा, ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यूआरएन यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट करना पड़ेगा। कॉमन फॉर ऑल रिक्रूटमेंट, आपको जितने भी कमीशन के आप फॉर्म भरेंगे यूपीएससी के, उसके लिए कॉमन रहेगा। बाद में भी जो वैकेंसी निकलेगी उसमें भी यह जो है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है अप्लाई होगा, तो उसको आप भरिएगा। और आपको आधार कार्ड यहाँ लगना है, मोबाइल नंबर लगने वाला है, ईमेल लगने वाला है। भरने समय यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको ये लगेगा। रजिस्ट्रेशन जाकर वहाँ पर आपको करना पड़ेगा। देखिए आगे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट में क्या दिया, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन थ्रू द वेबसाइट। वेबसाइट का एड्रेस तो आप देख ही रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, https://upsconline.nic.in/ORA/। दी एबव पोस्ट आपको 22 अगस्त 2026 से फॉर्म भरना शुरू हो गया। आप जल्दी, आज से शुरू हो गया है, आपके हाथ में लड्डू है, भरिए, जल्दी से जल्दी भरिए। क्लोजिंग डेट है इसका 6 बजे शाम तक हो जाएगा क्लोज, 11 सितंबर 2026 तक। आप लास्ट समय का क्यों इंतजार करेंगे, अभी फॉर्म को भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखते हैं, ए पेन पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट होगा। ये कंप्यूटर पर एग्जाम नहीं होने वाला है, कंप्यूटर पर नहीं एग्जाम होगा, ये पेपर पेपर बेस्ड ओएमआर सीट हो सकता है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट टू बी शॉर्ट लिस्टेड द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू फॉर, जब रिटन एग्जाम से जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका इंटरव्यू होगा। यहाँ पर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, पोस्ट का नाम तो आप जान ही चुके हैं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन। ये जो 20/12/2026 को इसका इंटरव्यू होने वाला है। जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद 20 दिसंबर 2026 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। किसी का, इंटरव्यू का। यहाँ पर इंटरव्यू लिखा है, देख सकते हैं आप, तो ये भी ध्यान में रखिए। डेट 20/12/2026। आगे देखते हैं, दी स्कीम सिलेबस वेटेज फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट अलॉन्ग विद अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आर गिवन द अपेंडिक्स 1 में आपको दिया गया है। आगे अपेंडिक्स 1 मिलेगा इस नोटिफिकेशन के, तो वहाँ पर भी और डिटेल्स दिया गया है इस पैटर्न के एग्जाम के बारे में, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, डेट फॉर द डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द ऑल एंड एवरी रेस्पेक्ट शैल बी प्रिस्क्राइब्ड डेट फॉर द क्या लिखा है, प्रिस्क्राइब क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू फिल इन ऑल देयर पार्टिकुलर इन द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन केयरफुली एज द सबमिशन ऑफ द रॉन्ग। कह रहा है कि आप केयरफुली से, सही ढंग से, सावधानी से फॉर्म को भरिए, कोई गलती इन्फॉर्मेशन मत दीजिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो सही यहाँ पर भरना है। डेट फॉर द इंटरव्यू ऑन व्हिच शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी ब्रिंग द प्रिंट आउट द, जो फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा आप, उसको आपको इंटरव्यू के समय अदर डॉक्यूमेंट के साथ, जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा यूपीएससी में, आपको लेकर जाना होगा इंटरव्यू के समय। और देखते हैं, इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट बाय द सिलेक्शन। साथियों, इतना डिटेल्स में बता रहा हूँ, इसके लिए आपको तो लाइक बनता है और मेरे वीडियो पर कमेंट करिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके। थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन ध्यान से आप देखेंगे। सफलता के लिए शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, वीडियो को लंबा है, ध्यान से देखिए। आप फॉर्म को भरिए, संतुष्ट होकर भरिए, सही से भरिए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। साथियों, कौन कौन भर सकता है? ये सिटीजनशिप है, कहाँ कहाँ का, इंडिया का है तो भर ही सकते हैं, नेपाल के हैं तो भी भर सकते हैं, भूटान के हैं तो भी भर सकते हैं। डी में क्या दिया है, तिब्बत के आप रिफ्यूजी हैं, आपने 1 जनवरी 1962 से पहले आप आकर यहाँ पर आए हुए हैं परमानेंट रहने के उद्देश्य से, तो भी आप भर सकते हैं। आप जो हैं यहाँ का ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारत के जन्म माने ओरिजिन के हैं और माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान से आ गए हैं, वो बर्मा से आ गए हैं, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीका से, अफ्रीका कंट्री से, केन्या से, युगांडा से, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से, तो वो भी भर सकते हैं। कि यहाँ पर कुछ कंडीशन है, उसको आपको कंडीशन को फुलफिल करना रहता है। पर्सन हुई यहाँ पर लिखा है, पढ़ सकते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। वियतनाम है, इथोपिया है। इंटेंशन परमानेंट यहाँ पर रहने के उद्देश्य से आप आए हैं। प्रोवाइडेड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी BCDE
शैल बी पर्सन इन फेवर ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट। इनको जो है सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट के द्वारा इशू करना चाहिए। परमानेंट या रेसिडेंस रहने वाले हैं, इस सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पर एज लिमिट देखते हैं हम। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। एज लिमिट क्या है, गिवन इन द एडवर्टीजमेंट फॉर द सर्टेन कंसेशन एडमिसिबल टू वेरियस कैटेगरी थ्रू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिगार्डिंग द। यहाँ पर एज लिमिट है, अदर के लिए 35 साल है, ओबीसी के लिए 38 साल है, और शेड्यूल टाइप के लिए 40 साल है, और जो है कहिए तो दिव्यांगजन के लिए 10 साल का 35-10-45 उनका हो जाएगा एज रिलैक्सेशन होते हुए। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ऑल एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट अदर कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द एडवर्टीजमेंट। दे आर एडवाइज टू सर्टिफाई देमसेल्फ बिफोर द। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को ये भर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखा है नो इंक्वायरी आस्किंग फॉर द एडवाइस टू एलिजिबिलिटी विल बी इंटरटेन। कोई जो एलिजिबिलिटी के बारे में आप पूछताछ से यहाँ पर उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। देख सकते हैं आपके पास केवल ग्रेजुएशन का डिग्री है तो इस को फॉर्म भर पाएंगे। डिजरेबल क्वालिफिकेशन मांगा है, अगर वो आपके पास है तो और अच्छी बात है। हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास तो अच्छी बात रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप भर सकें। द कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन ऑल हर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ओवर एंड अबव द मिनिमम। आपके पास ग्रेजुएशन के बाद जो भी और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर सीखे, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपके पास डिप्लोमा है, तो आप जो भी है आपको वहाँ पर दिखाइए, उसका फ़ायदा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट में इन्होंने क्या लिखा है। इंपॉर्टेंट में क्या लिख रहा है, द कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी इन इंटरव्यू इरिस्पेक्टिव वेदर द सिलेक्शन इज मेड बाई ओनली बाई इंटरव्यू और रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉलो बाई इंटरव्यू विल बी। अदर के लिए 50 मार्क कट ऑफ मार्क चाहिए, 45 मार्क्स चाहिए। ओबीसी के लिए शेड्यूल के मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए। आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू बिंग 100 मार्क्स जो है इंटरव्यू में से 50 मार्क्स जनरल को चाहिए कम से कम, 45 मार्क्स जो है ओबीसी को चाहिए। शेड्यूल 40 मार्क्स लाना ही है इंटरव्यू में, जो 100 मार्क्स का होगा। इन केस ऑफ वेयर सिलेक्शन इज मेड बाय रिक्रूटमेंट, अगर इंटरव्यू होता है तब बात ही बोल रहे हैं। अगर कम लड़के भरे तो इंटरव्यू होगा, ज़्यादा लोग भरे तो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, फॉलोड उसके बाद इंटरव्यू होगा। द कैंडिडेट विल हैव टू अचीव मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी एट बोथ द कैटेगरी, दोनों कैटेगरी में, मैंने रिटन एग्जाम में और बोथ द स्टेज कह रहा है, बोथ द स्टेज। रिटन एग्जाम होगा अगर तो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में जो मिनिमम चाहिए सुटेबिलिटी के लिए मार्क्स वो आपको लाना ही पड़ेगा। रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद इंटरव्यू होने वाला है, अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है। अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट नहीं होता है तो इंटरव्यू केवल होगा। द मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी इन केस ऑफ आरटी शैल बी डिसाइडेड बाय कमीशन ऑन द केस बेसिस। जो कितने मार्क्स मिनिमम क्वालिफिकेशन रखना है पास करने के लिए एग्जाम, मिनिमम कितना रखना है मार्क्स, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहेगी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते थे। या कैंडिडेट टू बी इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द रिक्रूटमेंट, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द post vacancies should ensure that they fulfill the eligibility condition for the post applied to. The candidature shall be on a stage of recruitment will be purely provisional subject to satisfying the prescribed. आपके पास जब फॉर्म भर रहे हैं तो आप सेटिस्फाइड हो लीजिए कि आपके पास सभी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सभी तरह के टर्म एंड कंडीशन जो इसमें लिखा है फुलफिल आप कर रहे हैं, तभी फॉर्म भरिए। नहीं तो किसी स्टेज पर बाद में पता चलेगा तो आपको नौकरी से ये लोग निकाल भी सकते हैं। तो इसलिए जो भी है आपके पास पूरे तरह से आप सेटिस्फाई हो जी हाँ मेरे पास सब चीज़ हैं, जो मैं सब चीज़ कंडीशन को क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूं। तो एज यहाँ पर देखिए नोट में क्या लिखा है, आगे देखते हैं नोट में क्या इन्होंने लिखा है। द एज लिमिट अगेंस्ट द इन टर्म्स ऑफ द ईडब्ल्यूएस अदर कैंडिडेट्स एंड इज रिलैक्सेबल फॉर द शेड्यूल का शेड्यूल ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स अप टू 5 years फॉर शेड्यूल। देखिए 5 years शेड्यूल का शेड्यूल लाइव के लिए है, ओबीसी के लिए 3 साल एज में रिलैक्सेशन, 10 साल है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए। आप तो पहले भी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। तो एज रिलैक्सेशन का फायदा उठाइए। ए कैंडिडेट विल एलिजिबल टू गेट बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी रिजर्व ओनली इन केस ऑफ द particular case to which the condition belongs is included in the list reserve community issued by the central government के जो लिस्ट है उसमें जो आप शेड्यूल टर्म में आते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उस जो लिस्ट बना है तो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है।
if the candidate indicates his her application for firm that he belongs to the scheduled caste scheduled OBC general category but subsequently rise to the commission to change his category, the request shall not be। अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, शेड्यूल का शेड्यूल भरे हुए हैं, बोल रहे हैं कि जनरल या कोई भी चीज़ है जनरल है भरे हुए हैं, आप चाहेगा बोलते हैं हम शेड्यूल का शेड्यूल टाइप के हैं, तो ये इंटरटेन यूपीएससी द्वारा नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए, सोच समझ कर यहाँ पर जो कैटेगरी है वही भरिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिटेल्स में। जो दिव्यांगजन हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के लिए बारे में कितना % आपको होना चाहिए डिसेबिलिटी, उसके बारे में ये दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं, ज़रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो आप तो देखेंगे नहीं लंबी वीडियो। आपसे बार बार भी रिक्वेस्ट करते रहूँगा कि आप पूरा वीडियो को देखिए, देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, आपको फॉर्म को भरना है। इनके वेबसाइट पर जाइए, देखिए https://upsconline.nic.in/ors/ पर जाकर आप खोलिए। इसको खोलना कैसे है, इसको इसी तरह आप अगर एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाता है तो यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा यूपीएससी के साइट पर। अगर आपको एडवर्टीजमेंट नहीं मिल रहा है या तो क्या करिए कि आप ठीक इसी तरह एकदम स्मॉल जैसे लिखा है उसे गूगल या क्रोम में टाइप करके और आप सर्च कर लीजिए तो आपको यह साइट खुल जाएगा। ठीक है, तो आप जान ही गए होंगे कैसे करना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑनलाइन, आपको फॉर्म भरना है, इनके वेबसाइट पर भरना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोफाइल मॉड्यूल वाइज इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, उसको फॉलो करते जाइए। फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, आपको जो अपलोड करना है उसको भी फॉलो करिए यहाँ पर। बिफोर प्रोसीडिंग द फिलिंग ऑफ द फॉर्म दीज इंस्ट्रक्शन आर अवेलेबल ऑन द मेनू बार होम पेज के मेनू बार पर जाए तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कैसे फॉर्म को भरना है, आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। अगर ये एडवर्टीजमेंट नहीं मिलता तो वहाँ पर दिया हुआ है। ए कैंडिडेट हु इज़ विलिंग टू, जो ऐसे कैंडिडेट जो फॉर्म भरने की इच्छा रखते हैं फॉर द एडवर्टाइज, इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड टू सबमिट रिक्वेस्टिक इंफॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको निर्धारित योग्यता को फुलफिल करना होगा। इसके साथ साथ आपको सपोर्टिंग में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे, कैटेगरी के आप ओबीसी में, शेड्यूल का शेड्यूल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे। मे बी शुड बी कमीशन अलॉन्ग विद द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एक बार पहली बार तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसे भी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा। फोर्थ मॉड्यूल में आपको पोस्ट वैकेंसी स्पेसिफिक मॉड्यूल के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी होगी। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिए, इसको अच्छी से एक बार और पढ़ लीजिएगा, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। आपको वन टाइम एडिट करने का फैसिलिटी मिलेगा। वन टाइम एडिट फैसिलिटी यूआरएन प्रोफाइल में आप एक बार करेक्शन, आप यूआरएन में एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं अगर मिस्टेक हो गया है। द कमीशन प्रोवाइड वन टाइम, देखा लिखा है वन टाइम, यहाँ पर वन टाइम फैसिलिटी टू फॉर द कैंडिडेट टू अपडेट और मॉडिफाई देयर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल। एक बार अपने प्रोफाइल में कोई मिस्टेक हो गया है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लीज नोट दैट दी एनी चेंज मेड the URN profile will not be reflected in the application order submitted. The updated information will be applied only to the application submitted after the candidate has made the necessary change and successful relock the URN। बाद में जो चेंज करेंगे तो उसको चेंज होने के बाद आपको उस पर दिखेगा लाइव फोटो कैप्चर ऑफ फॉर्म। आपको यहाँ पर लाइव जो है फोटो, जब फॉर्म भरेंगे तो आपको लाइव फोटो कैप्चरिंग का ऑप्शन आएगा। अब जब सीएफ फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको लाइव फोटो, ऐसे जैसे मैं लाइव दिखा रहा हूँ ऐसे आपको कैप्चर फोटो वहाँ पर करने का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पर कैप्चर कर लीजिएगा। एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ एंड ऑल्सो कैप्चर दियर लाइव, दोनों करना है आपको, फोटोग्राफ भी अपलोड करना है और लाइव फोटोग्राफ भी कैप्चर करना है, दोनों फोटो लगेगा आपको। समझ गए? यहाँ पर फोटोग्राफ विल बी फिलिंग द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेंट्स मस्ट इंश्योर दैट अपलोडेड फोटोग्राफ एंड द लाइव फोटोग्राफ इज क्लियर, दोनों फोटो क्लियर होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए। कैमरा अगर आपके मोबाइल का या लैपटॉप का धुंधला है तो साफ़ कर लीजिए, उसको अच्छे से क्लियर अपलोड करिएगा फोटो। क्लियर एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन जो है दिया गया है, तो इंस्ट्रक्शंस एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में भी दिया है। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द फॉर्म, फोटो एंड सिग्नेचर वहाँ पर भी अवेलेबल द कमीशन के वेबसाइट पर दिया गया, कैसे फोटो को अपलोड करना है, कैसे यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है। अपलोडिंग द सिग्नेचर, उसके बाद आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना रहता है।
तो उसको भी ध्यान से अपलोड करना है। बड़े में सिग्नेचर नहीं करना है, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर हमेशा स्मॉल लेटर में किया जाता है, ध्यान दीजिए इस बात को, अन्यथा फर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ब्लैक इंक से करना है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू साइन 3 टाइम्स वन बिलो दी अदर, ऊपर में कर दिया साइन, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा। एक व्हाइट पेज लीजिए जिस जेरोक्स का पेज होता है, ऊपर साइन करिए, ठीक उसके नीचे एक और वही साइन करना है सेम, फिर उसके नीचे तीसरा साइन करना है। 3 साइन करने हैं आपको, ब्लैक पेन से करने हैं। देखिए 3 साइन करने हैं आपको, 3 साइन करने हैं ऑन प्लेन व्हाइट पेपर। प्लेन व्हाइट पेपर लीजिए जो आप जेरोक्स वाला पेज होता है, ब्लैक इन से करना है। किससे करना है? ब्लैक इन से करना है, अपलोड करना है सेम व्हाइल दी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे तो वहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने का जगह आएगा, बताएगा, वहाँ पर आपको अपलोड करना है। अपलोडेड दी अपलोडेड सिग्नेचर शैल भी क्लियर होना चाहिए, लीजेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और पढ़ा जाने वाला होना चाहिए, भाड़ न देना चाहिए, इसको क्लियर होना चाहिए। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर द इंस्ट्रक्शन अपलोडिंग द सिग्नेचर अवेलेबल इंस्ट्रक्शन ऑन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसमें भी दिया है और इसके साइट पर भी दिया है कि कैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड करना है, एक व्हाइट पेपर लीजिए, उस पर 3 सिग्नेचर करना है, ऊपर नीचे, ऊपर बीच में नीचे 3 सिग्नेचर करिए, साफ साफ करिए। स्मॉल में सिग्नेचर किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिए। ब्लैक पेन से करना है, व्हाइट पेपर पर करना है और अपलोड करना है। इतना तो अब समझ में आ गया होगा, इतनी दिक्कत है नहीं। प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिव ऑनलोडिंग द फोटो, जो इंस्ट्रक्शन इसमें दिया गया, फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है उसके बारे में, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है या सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है इसके बारे में जो दिया गया है यहाँ पर, उसको फॉलो करिए रूल्स को। वैसा ही देखकर आप फॉर्म में इस चीज़ को अपलोड करिए। द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ दियर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन। आप फॉर्म भर दीजिए तो बोलेंगे मैं सबको फॉर्म को विड्रॉ कर लेता हूँ, लौटा लेता हूँ, तो ये नहीं होगा। Further, no correction, alteration and modification in any field of the application form allowed after the submission। आप एक बार फॉर्म सबमिट कर देते हैं, कोई इसमें चेंज अलाउ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई मॉडिफाई इसमें आप नहीं कर सकते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। ध्यान से भरिएगा फॉर्म को, सही से फॉर्म को आपको भरना है। कैंडिडेट मस्ट अपलोड दियर, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। देखिए मस्ट अपलोड देयर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम ऑफ मेड बाय द एप्लीकेंट। डेट ऑफ बर्थ के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10वीं का सर्टिफिकेट जो है 10th का अपलोड कर दीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास वो फिजिकली डिसेबल है, दिव्यांगजन है तो उसके लिए कर दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, या पीजी किए हैं तो उसके लिए पीजी का कर दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो और अच्छी बात है, दोनों कर दीजिए। एक्सपीरियंस अगर है कोई चीज़ तो उसको कर दीजिए। डिजेबल क्वालिफिकेशन मांगा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्लोमा होना चाहिए, तो जो भी डिप्लोमा मांगा है तो आपके पास है तो उसको भी अपलोड कर दीजिए। एज रिलैक्सेशन के आप क्यों छूट मांगना चाहते हैं, किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, शेड्यूल का शेड्यूल टाइम बिलोंग, तो आपको उसके पास वो भी चाहिए, आप अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट लाइक पे स्लिप, रिज्यूम, अपॉइंटमेंट लेटर, रिलीविंग लेटर, अनसाइंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट नॉट बी अपलोडेड, मस्ट नॉट बी, इसको नहीं अपलोड करना है, पे स्लिप को नहीं करना है, रिज्यूम को नहीं करना है। क्या करना है आपको? 10वीं का बोर्ड का सर्टिफिकेट कर दीजिए, ग्रेजुएशन का कर दीजिए और दिव्यांगजन है तो उसका कर दीजिए। तो ऐसे आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं और क्या नहीं करने हैं वो नीचे दिया, ये नहीं करने हैं, इतना ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, क्लियर कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको देख लीजिए ध्यान से। आगे देखते हैं, जरा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। मैट्रिकुलेशन का 10th स्टैंडर्ड का और इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का मांगा ही जाता है, और मार्कशीट भी होगा, उस पर डेट ऑफ बर्थ होगा 10th का तो भी मांगा जाएगा। 10 रजिस्ट्रेशन इक्विवेलेंट इशू बाय द, कोई सेंट्रल बोर्ड CBSE का है, कुछ भी है, आप उर्दू से किए हैं, फारसी से किए हैं, संस्कृत से किए हैं, तो उसका जो 10th का है उस बोर्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है सर्टिफिकेट में आपको मान्य यहाँ पर होने वाला है एज के लिए। द डेट बर्थ ऑफ मेंशन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर इज फाइनल, आप डेट ऑफ बर्थ जो लिख देंगे वही फाइनल होगा, कोई चेंज नहीं होगा। नो सर्टिफिकेट चेंज विल बी डन। डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम्ड, अगर कोई आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मांगा गया है तो अच्छी बात है। इन द ऑप्शंस ऑफ द डिग्री, डिप्लोमा, प्रोविजनल अलॉन्ग विद द मार्कशीट पर्टेनिंग टू ऑल एकेडमिक, जो अभी हर ईयर का आप क्या करिए, एकेडमिक ईयर का हर ईयर का मार्कशीट वगैरह अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। मार्कशीट करना चाहिए, अपलोड करने के बारे में बोला यहाँ पर, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट विद आपके मान लीजिए ओरिजिनल है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो अपलोड कर दीजिए वहाँ पर। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है other letter order of letter in respect of equivalent educational qualification claimed indicated authority with number and date under the has been
so treated in respect of equivalent education candidate claiming the particular qualification as equivalent qualification as per the, ये सब देख पढ़ सकते हैं आप, और थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बारे में। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में दिया है, तो आप थोड़ा सा धीरे धीरे अपने से भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, सर्टिफिकेट जो दिव्यांगजन है उनके बारे में यहाँ पर दिया है, जो आप तो आप थोड़ा अपने से इसको पढ़ लीजिएगा। इन केस ऑफ क्या कैंडिडेट हुआ क्लेमिंग द चेंज इन द नेम, बहुत महाराष्ट्र में हमारा चेंज होता है, गुजरात में, साउथ में चेंज हो जाता है मैरिज के बाद महिलाओं के, तो क्या करना है आपको, उसके लिए भी यहाँ पर दिया है। चेंज ऑफ नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन और मैरिज, रीमैरिज और डाइवोर्स द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिट, आपको ये सबमिट करना है क्यों चेंज हुआ है। इन केस ऑफ मैरिज ऑफ वुमन, फोटो कॉपी ऑफ हस्बैंड पासपोर्ट शोइंग नेम ऑफ सपोर्ट विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैरिज सर्टिफिकेट, देख सकते हैं आप। रीमैरिज के केस में ये देख सकते हैं आप, पढ़ लीजिए। इन केस ऑफ डाइवोर्स के केस में नाम चेंज करना है, तो इन केस ऑफ अदर सर्कम में नाम चेंज करना है, तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ये सब आप धीरे धीरे पढ़ लीजिए। इम्पोर्टेंट दिया कंडीशन आर एडवाइज टू फिल दियर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल आईडी, आपको करेक्ट और एक्टिव जो आपका ईमेल आईडी है उसको भरना है। और इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर करस्पॉन्डेंट विल बी, उसी पर आपको सब चीज़ भेजा जाएगा। मेड बाय द कमीशन थ्रू द ईमेल ओनली, ईमेल पर ही भेजा जाएगा आपको। एडमिट कार्ड हुआ या जो भी चीज़ है, कोई बात है, कोई करस्पॉन्डेंट रिजल्ट आपका होगा, अगर भेजना चाहे तो आपको ईमेल पर ही भेजेगा। जैसे इंटरव्यू शेड्यूल है एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिगार्ड टू कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड इन रिस्पेक्ट टू ऑफ क्लेम इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी ईमेल के द्वारा इन ड्यू कोर्स द कैंडिडेट दियर रजिस्टर्ड ईमेल, आपको अच्छे से रखना है, उस पर ही मेल किया जाएगा। एंड विल बी ऑल्सो पोस्टेड ऑन दी वेबसाइट ऑफ द कमीशन, वो जो मेल आपको जो है उसी में रहेगा उनके वेबसाइट पर, इनके कमीशन के, ताकि आपको कोई भी भेजना हो कोई चीज़ तो भेज सकें वो लोग। आफ्टर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन द कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू टेक, आपका प्रिंट आउट, जो फॉर्म भरेंगे तो उसका प्रिंट आउट आप निकाल कर रखिए, क्योंकि इंटरव्यू के समय आपको फाइनल आपका सिलेक्शन वहाँ लगने वाला है, ये भूल मत जाइएगा, प्रिंट आउट निकाल कर जरूर रख लीजिएगा। आपको फॉर्म भरने के बाद विड्रॉ करने की अनुमति नहीं है, फॉर्म रहने दीजिएगा, भर दिए तो परीक्षा दीजिएगा। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द कमीशन ऑफ द प्रिंट आउट दियर ऑनलाइन एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट, के द्वारा कुछ भी नहीं भेजना है। जो आपने फॉर्म प्रिंट आउट निकाला है या कुछ निकाला है उसको डाक के द्वारा नहीं भेजना है। They will be required to bring with them print out their online application and documents mentioned पैरा 7 if called for इंटरव्यू के समय आपको इसको देना होगा। जो प्रिंट आउट अपने फॉर्म निकाला है, भरा है, उसका प्रिंट आउट और डॉक्यूमेंट जो मांगे जाएंगे आपको इंटरव्यू के समय दिखाना होगा। द कैंडिडेट एडवाइज टू सबमिट द ऑनलाइन फॉर एजुअल एडवांस विदाउट द वेटिंग द क्लोजिंग डेट, यहाँ पर मैं कितना बार बोला हूँ कि आप लास्ट समय का इंतजार मत करिए, पहले ही फॉर्म को भर दिए, ये भी कह रहे हैं, तो इनके बात को मानिए। और इसी बात पर मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को भेज दीजिए, उनसे भी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा दीजिए। मुझे बढ़ाने में, ऊपर बढ़ाने में सहायता करिए, मैं आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। आगे देखते हैं यहाँ पर, द कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स द, आपको जो है ये आईडी कार्ड लगेगा, कोई एक होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव द डिटेल्स द वन फोटो आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो जिसको EPIC बोलते हैं, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड डिटेल्स ऑफ आईडी कार्ड विल बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट व्हाइल फिलिंग ऑफ द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भरेंगे आप वहाँ पर लगने वाला है। द फोटो आई कार्ड will be used for the all future reference and the candidate is advised to carry this photo ID card while preparing। जो आधार कार्ड आपने मान लीजिए भरा, आधार कार्ड नंबर भरा, तो आपको आधार कार्ड एग्जाम के दिन में लेकर जाना है यहाँ पर, या जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उस दिन लेकर जाना है। एप्लीकेंट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू दी यूज दियर आधार कार्ड बोल रहा हूँ मैं बार, आधार कार्ड ये भी बोल रहे हैं, एज ए ID डॉक्यूमेंट्स फॉर ईजी इफोर्टलेस एंड सीमलेस वेरिफिकेशन। आधार कार्ड रहेगा तो इजीली आपका वेरिफिकेशन भी हो जाता है, उसमें हर तरह की आपको ID वेरिफिकेशन की सुविधा है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही भरिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है आपको तो मालूम है, 11 सितंबर 2026 है। शाम को 6 बजे तक आप भर सकते हैं, 6 PM तक ही भर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। रात को 11 बजे तक नहीं भरना है, शाम के 6 बजे तक ही आपको भरना है। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं यहाँ पर, एप्लीकेशन फ़ी क्या मांगा जा रहा है। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट
एक्सेप्ट फीमेल शेड्यूल का शेड्यूल पर्सनल एबिलिटी हु आर एग्जम्प्टेड फॉर। देखिए शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को नहीं देना है, महिला को नहीं देना है। यहाँ पर फी फ्री भरना है, महिला से भरवा दीजिए फॉर्म को, एग्जाम दिलवाइए महिलाओं से। आर रिक्वायर्ड टू पे 25 रुपीज़ भरना है दूसरे कैंडिडेट को जो अदर कैटेगरी में है। EWS OBC में उनको 25 रुपया देना है। बाय द यूजिंग वीजा, वीजा के द्वारा भर सकते हैं। मास्टर से रुपये से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI पेमेंट यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी से आप भर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क भरना है। फी किसके लिए नहीं है आपने तो देख लिया, फिर भी बता देता हूँ। फी नहीं देना है, किसको किसको नहीं देना है। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को, वोमेन को नहीं देना है, विद्यावान जो दिव्यांगजन है उनको नहीं देना है। नो फी एग्जम्पशन इज अवेलेबल फॉर OBC EWS नॉन रिजर्व। इनके लिए OBC को फी देना है, EWS को फी देना है, अनरिजर्व कैटेगरी को फी देना है 25 रुपये देना है, मात्र 25 रुपये देना है, 25 रुपये देना है। सबको भरवाइए 25 रुपये में, सबको भरवा दीजिए। खाना भी नहीं मिलता है, बड़ा पाव भी मुंबई में 25 रुपये में अभी नहीं मिल रहा है, तो इसको फॉर्म को जरूर भरवाइए। एक बार फी आप दे दिए तो रिफंड नहीं होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख से पढ़ लीजिए। 25 रुपये क्या लौटाना है, फॉर्म को जरूर भरिए। कंसेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एज के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। OBC के लिए 3 साल है, शेड्यूल का शेड्यूल 5 साल है, और दिव्यांगजन के लिए 10 साल का यहाँ पर उच्चतम आयु में छूट मिलने वाला है। कोई एक सर्विसमैन है तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर एज में छूट है, तो वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अभी आर्मी मैन है तो आपके पास ग्रेजुएशन है तो एज इलेक्शन फॉर सेंट्रल एंड यूनिटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए भी दी अपर लिमिट ऑफ इलेक्सेबल फॉर सेंट्रल अदर अप टू 5 साल के लिए। तो 5 साल 40 तक साल तक भर सकते हैं। शेड्यूल का शेड्यूल टाइम में है तो 10 साल तक एज इलेक्शन रहेगा। OBC कैंडिडेट विल गेट 8 साल तक OBC नहीं, कौन सा कैंडिडेट है। Similarly, OBC candidate will get maximum up to 8 years, including 3 years age relaxation mean by the OBC कैटेगरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सर्विसमैन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का है तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन हम बेनिफिट का फायदा नहीं उठा पाएंगे। एज मेरा हो गया है 52 ईयर्स, लिए मैं भी बेनिफिट नहीं उठाऊंगा, नहीं तो मैं फर्म पे भरता और इतनी अच्छी सैलरी के लिए, सर्विस के लिए मैं ट्राई करता। दी अपर एज जो है रिलैक्सेबल है, जो कोई प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय हैं प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनको 5 साल का यहाँ पर उच्चतम आयु में छूट मिलने वाला है। यहाँ 10 साल मिलने वाला है दिव्यांगजन के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 साल, तो इसको भी आप ध्यान से, इसको बढ़िया से अच्छी तरह पढ़ लीजिए। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया है, डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पर दिया है, ये क्या क्या कैसा रहेगा तो डिसेबल माना जाएगा, ये दिया है। ये आप पढ़ सक लेते हैं, जिसको दिव्यांगजन है जो भर रहे हैं उनको ये पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। सेंटर फॉर RT, अगर रिटन एग्जाम होता है तो कहाँ का सेंटर रहेगा, यहाँ पर देखिए सेंटर रहने वाला है आपको अगरतला, आगरा, देखिए अहमदाबाद, अजमेर, अलीगढ़। A से है, B से, C से, अल्फाबेटिकल दिया हुआ है। आप जिस स्टेट के हैं तो उसमें देख लीजिए, कोलकाता दिया है, कोझिकोड दिया है, ऐसे ही दिया है। सब जगह कैपिटल तो रहती है हर स्टेट की, और भी जगह भी रहते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं डिटेल्स में दिया हुआ है सेंटर। अपने पास वाला ही सेंटर भरिएगा। गौतम बुद्ध नगर भी दिया सेंटर में, गया भी दिया है, मुंबई तो दिया ही है, मैसूरू भी दिया है। तो ये देख सकते हैं आप जहां रहते हैं उसके पास का ही आप सेंटर दीजिएगा, ताकि एग्जाम देने में आपको काफ़ी सुविधा होगी, जाने आने में सुविधा होगी, पैसे कम खर्च होंगे। यहाँ पर और आप डिटेल्स में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है सब सेंटर के बारे में। वार्निंग दिया, यहाँ पर वार्निंग भी देता है, तो वार्निंग को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक्शन अगेंस्ट, गलत काम करेंगे तो एक्शन लिया जाएगा, वो दिया हुआ है। ई कार्ड के बारे में देखें, इशुएंस ऑफ ई कार्ड जो है, एडमिट कार्ड जो है, ई कार्ड मिलेगा आपको। द कैंडिडेट विल इशू द ई कार्ड बिफोर द रिक्रूटमेंट। द ई कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट। इनके वेबसाइट पर जो है ई कार्ड आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। मेकिंग आंसर शीट पर कैसे आंसर आपको करना है, OMR शीट मिलेगा, ब्लैक पेन से आपको कलर करना रहेगा, ब्लैक पेन से, ठीक है। जो अपेंडिक्स 2 में भी इधर समझाया है इन्होंने। बुकलेट और सीरीज
सीरीज आपको बुकलेट नंबर लिखना रहता है, रोल नंबर लिखना रहता है, तो आप डिटेल्स में इसको आप जानते ही हैं, फॉर्म भरते हैं तो इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए। हेल्प डेस्क दिया हुआ है, अगर कोई दिक्कत है तो इस फोन नंबर पर 011-240-414-001 पर और इस नंबर पर है, और ईमेल पर आप ईमेल करके पूछ सकते हैं, फोन पर फोन कॉल करके आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत हो कितने बजे से, सुबह 10 बजे से 5:30 बजे शाम तक आप इसको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मोबाइल फ़ोन बैन है एग्ज़ाम के समय, ये लिखा हुआ है। फेस ऑथेंटिकेशन फॉर द कंडक्ट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा तो आपका फेस आइडेंटिफिकेशन वहाँ पर फेस कैप्चर किया जाएगा वहाँ पर, ठीक है, तो ये भी रहेगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट स्टाइप हैवी टू इन्फोर्स द, ये पढ़ लीजिए, डिटेल्स दिया है। पेमेंट ऑफ कमीशन कंट्रीब्यूशन टू टुवार्ड्स ट्रेवल अलाउंस टू द आउट स्टेशन। कुछ कैंडिडेट को यूपीएससी जो है फेयर देता है, भाड़ा देता है, स्लीपर का 2nd क्लास का देता है यूपीएससी, जो इनके साइट पर आता है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। 2 पारा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, देख सकते हैं। आपको क्लेम करना है ट्रेवल अलाउंस तो इसके बारे में कौन कर सकता है, दिया है। उसके लिए यहाँ पर क्या दिया है आपको क्लेम करने के लिए आपको ये चाहिए एनईएफटी, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म द पेमेंट ऑफ द एनईएफटी अवेलेबल ऑन द लिंक, तो ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको क्लेम कर रहे हैं टीए का आप जाने का, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया है। उसके बाद अपेंडिक्स 1 में क्या दिया है, स्कीम और सिलेबस वगैरह दिया, वेटेज है, ये देखते हैं स्कीम क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए स्कीम, सिलेबस, वेटेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ सुटेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एज। स्कीम क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर टेस्ट होगा 2 घंटे का होगा, कैरी और क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होला, एमसीक्यू रहेगा, ऑब्जेक्टिव चॉइस रहेगा, बोथ हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, गलत आप जवाब देते हैं तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर दिया हुआ है रहेगा, निगेटिव मार्किंग, इसलिए सोच समझकर सही उत्तर दीजिए। 1/3 निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, अगर नहीं आता है छोड़ दीजिए, उसके लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में आपको जनरल इंग्लिश पूछेगा, ये देखिए यहाँ पर जनरल इंग्लिश टू एवेलुएट द कैंडिडेट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंडियन कल्चर से रहेगा, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन रहेगा, डेवलपमेंट इशू एंड इंडियन कल्चर भारत के संस्कृति से रहेगा, कला संस्कृति कला से रहेगा, हेरिटेज से रहेगा, फ्रीडम मूवमेंट से स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन पूछेगा, डेवलपमेंट इशू एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रेजेंट में क्या ट्रेंड्स हैं, कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा क्वेश्चन। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको यहाँ से इंडियन पॉलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल साइंस और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल जीएस, जनरल में रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के बारे में यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए आपको। एलिमेंट्री मैथ पूछा जाएगा, स्टैटिस्टिक्स पूछा जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग भी होने वाला है, सांख्यिकी भी होने वाला है। एलिमेंट्री मैथ में कमर्शियल मैथमेटिक्स आपको पूछा जाएगा, समय दूरी पूछा जाएगा, लाभ हानि पूछा जाएगा, प्रतिशत पूछा जाएगा, बदमाश रूल पूछा जाएगा, फ्रैक्शन पूछा जाएगा, यहाँ पर मेंसुरेशन भी थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, यहाँ पर क्षेत्र मिति इसको बोलते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर कोर्स एंड सोशल सिक्योरिटी, ये जो है थोड़ा सा लॉ का टॉपिक है, ये लेबर लॉ का टॉपिक है। कमेंट करके बताइएगा तो मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँगा। हमने लेबर लॉ LLB में लेबर लॉ 1 और लेबर लॉ 2 पढ़ा है, मतलब उसका नाम होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन 1 एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन 2 अब हो गया है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक इन्होंने दिया है, इसको पढ़ कर जाना चाहिए आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी थोड़ा बहुत पूछेगा, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस का पूछेगा, करंट अफेयर्स पूछ सकता है, नेशनल इंटरनेशनल वेटेज के बारे में यहाँ पर दिएगा। 100 को कितना रहेगा, 300 मार्क्स। एज पर द प्रिविलेज प्रैक्टिस द फॉलोइंग वेटेज जोन में भी एडोप्टेड प्रीवियस केसेज। 300 मार्क्स एंड 100 मार्क्स। रिटन टेस्ट आपको 300 मार्क्स का होगा, जबकि इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू विल बी 75-25 का वेटेज यहाँ पर देने वाले हैं। कितना मार्क्स मिनिमम लाना है आपको बताया हूँ पहले भी, जनरल और ईडब्ल्यू के 50 मार्क्स एंड अबव लाना है, ओबीसी के लिए 45 मार्क्स है, उससे ज़्यादा लाना है। अधिक से अधिक मार्क्स लें, शेड्यूल का शेड्यूल को 40 मार्क्स या उससे अधिक लाना है, आपको लाना है ज़्यादा से ज़्यादा, जितने मार्क्स लाएंगे वो अच्छी बात है। ये अपेंडिक्स देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ भरने का, कैसे गोला करना है, यहाँ पर ऐसे फुल गोला करना है, आधा नहीं छोड़ देना है,
तो पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इसको अपने से भी, वेबसाइट से डाउनलोड करके वेबसाइट पर जाकर ये कोड वगैरह कैसे भरना है इसके बारे में, सेंटर कोड कैसे भरना, कोड वगैरह भरना है, एग्जाम के लिए दिया है। आंसर शीट में जब भरेंगे ओएमआर शीट मिलेगा उसके लिए दिया है, उस पर भी इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। यहाँ पर विषय कोड वगैरह यहाँ पर कलर करने रहते हैं ओएमआर शीट पर, ऐसा ओएमआर शीट रहता है, तो उसमें भी आप जब मिलेगा एग्जाम के में तो आप भर सकते हैं, देख लेंगे इसे। फिजिकली लिमिटेड एग्जाम राइट, स्क्राइब वगैरह के लिए दिया हुआ है, स्क्राइब मांगते हैं जो दिव्यांगजन होते हैं उनके लिए ये दिया हुआ है। ये फॉर्म अपेंडिक्स 3 भर कर देना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अपेंडिक्स 4 में लेटर अंडरटेकिंग ऑन स्क्राइब वगैरह के लिए है, ये स्क्राइब के लिए यहाँ पर दिया गया है। आप चाहिए तो आप दिव्यांगजन है तो आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से, अपने से देख लीजिएगा। एनेक्सर 5 में क्या है, ये भी 40% अगर डिसेबल है तो उसके लिए भी यह दिया हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसके बाद सिग्नेचर वो अफसर के बारे में दिया है जो कौन मेडिकल अफसर सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए। तो वो ये सर्टिफिकेट बनेगा तो उनके लिए है ये। एनेक्सर 6 में क्या है, लेटर फॉर अंडरटेकिंग पर्सन एस्पेक्ट डिसेबिलिटी के बारे में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो ये इतनी वैकेंसी लंबी है, 29 पेज की है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आपसे आग्रह रहेगा कि पूरे वीडियो को देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बहुत कम ही आती है, बिरले आती है। तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा अधिक से अधिक। यदि आप पेरेंट और गार्जियन देख रहे हैं तो इसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए, अपने रिलेटिव के बच्चों के पास जरूर भेज दीजिए, उस ग्रुप में उनके व्हाट्सएप में भेज दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इतनी बेहतरीन नौकरी को पा सकें। साथियों, वैकेंसी बहुत कम आती है, इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, मेरे वीडियो को वायरल करा दीजिए और मेरा भी लाइक और कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। मैं भी आपके लिए तैयार हूँ, आपको सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, अभी तत्पर भी रहूँगा। अभी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, लाइक और कमेंट जरूर करिए, ताकि गूगल मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएगा, मुझे भी सपोर्ट करेगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक सच्चे भारतीय होने के नाते मेरा सपोर्ट करेंगे और बेरोजगार बच्चों की सहायता में, उन्हें नौकरी दिलवाने में आप जरूर सहायता करेंगे। इस वीडियो को अधिक से शेयर करेंगे तभी तो उन्हें सहायता मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। साथियों, आपने इतने लंबे वीडियो को धैर्य बनाकर देखा शुरू से अंत तक, इसके लिए आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को यही समाप्त करते हैं।